Hello everyone, I am Rahul and welcome to Academics with Rahul YouTube चैनल। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल वीडियोस मिले आपको सबसे पहले। आज हम CBSE क्लास 7 चैप्टर 1 का पार्ट 2 करेंगे। न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स यानी नए सामाजिक और राजनीतिक ग्रुप्स के बारे में पढ़ेंगे। The study of the 1,000 years between 700 and 750 is a huge challenge to historians largely because of the scale and variety of development that occurred over the period. वो 1,000 सालों की स्टडी 700 से लेकर 1750 तक की एक बड़ा चैलेंज है हिस्टोरियंस के लिए, सारे इतिहासकारों के लिए, क्योंकि इस समय के दौरान काफ़ी लार्ज स्केल पर और तरह तरह के डेवलपमेंट हुए। At different moments in that period, a new technologies made their appearance. अलग अलग मौक़ों पर मोमेंट्स पे इस पीरियड के नई नई तकनीकें आईं, like the Persian wheel in irrigation, the spinning of wheel in weaving, and the firearms in combat. इन न्यू टेक्नोलॉजीज़ में पर्शियन व्हील आया जो कि इरिगेशन को बदल के रख दिया उसने। इरिगेशन आप जानते हो, आर्टिफिशियली वाटरिंग प्लांट्स, यानी रेन से एक नेचुरली वाटर किया जाता है प्लांट्स को। अगर हम आर्टिफिशियली यानी रेन का यूज़ ना करके किसी एक्सटर्नल वाटर सोर्स का यूज़ करके इरीगेट कर रहे हैं फार्म्स को, तो उसे इरीगेशन बोला जाता है। तो जब पर्शियन व्हील आया इरीगेशन के लिए तो वो एक बड़ी टेक्नोलॉजी थी। दूसरी थी वीविंग के लिए यानी बुनने के लिए जो पहिया आया, स्पिनिंग व्हील आया। और तीसरा था हथियार। न्यू फूड्स एंड बेवरेजेस अराइव्ड इन द सब कॉन्टिनेंट। ये रहा पर्शियन व्हील, अगर आप इसकी फोटो देख रहे हो, ये इरिगेशन के लिए यूज होता था। न्यू फूड्स एंड बेवरेजेस अराइव्ड इन द सब कॉन्टिनेंट, पोटैटोज, कॉर्न, चिलीज, टी एंड कॉफी। नए नए खाने की चीज़ें और पीने वाली बेवरेजेस भी सब कॉन्टिनेंट में इस पीरियड के दौरान आई, जैसे आलू, मक्का, मिर्ची, चाय और कॉफ़ी आई। Remember that all these innovations, new technologies and crops came along with the people. ये हमको ध्यान रखना चाहिए कि जितने भी इनोवेशंस हैं, नई नई टेक्नोलॉजीज़ हैं और ये जो क्रॉप्स हैं, ये लोगों के साथ आए, जो वहाँ से लोग आए वो अपने साथ लेकर आए। Who brought other ideas with them as well, और कई सारे अलग अलग आइडियाज़ भी साथ में लेकर आए। As a result, this was a period of economic, political, social and cultural changes. इसलिए ये पीरियड आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से और कल्चरल यानी सांस्कृतिक रूप से कई सारे चेंजेस आए। इसके बारे में आप चैप्टर 5, 6 और 7 में पढ़ने भी वाले हो। दिस वॉज ऑल्सो अ पीरियड ऑफ ग्रेट मोबिलिटी। ग्रुप ऑफ पीपल ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंसेस इन सर्च ऑफ अपॉर्चुनिटी। ये पीरियड वो पीरियड भी था जहाँ पे लोगों ने बहुत ट्रैवल किया, यानी मोबिलिटी हुई, यहाँ से वहाँ लोग गए। कई सारे लोगों के ग्रुपों ने ट्रैवल किया लंबे लंबे डिस्टेंसेस, किस चीज़ की? अपॉर्चुनिटीज़ की सर्च में। द सब कॉन्टिनेंट हेल्ड इमेंस वेल्थ एंड द पॉसिबिलिटीज फॉर पीपल टू कार्व अ फॉर्च्यून। वन ग्रुप ऑफ पीपल हु बिकम इम्पॉर्टेंट इन दैट पीरियड वर द राजपूत, अ नेम ड्राइव फ्रॉम द राजपूत, द सन ऑफ अ रूलर। हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में बहुत सारी वेल्थ थी, बहुत सारा धन था और कई सारी पॉसिबिलिटीज़ थी कि लोग अपनी किस्मत को आजमाएं। ऐसा ही एक ग्रुप था जो कि इस पीरियड के दौरान काफ़ी उजागर हुआ, जिस ग्रुप का इस पीरियड के दौरान काफ़ी उद्गम हुआ, यानी वो राइज हुआ, वो थे राजपूत। इनका नाम राजपुत्र से डिराइव किया गया है। राजपुत्र का मतलब है राजा का बेटा। बिटवीन द 8th and 14th century, the term was applied more generally to a group of warriors who claimed Kshatriya's caste status. लेकिन यही राजपुत्र वर्ड 8th और 14th सेंचुरी के दौरान उन वॉरियर्स को डिस्क्राइब करने के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा जो कि क्षत्रिय कास्ट के थे। इस राजपूत शब्द में सिर्फ रूलर्स ही नहीं आते थे, बल्कि शेफनेंस, सोल्जर्स और कमांडर भी राजपूत होते थे। A chivalric code of conduct, extreme valor, and a great sense of loyalty were the qualities attributed to Rajputs by their poets and bards. राजपूतों को कहा जाता था कि वो काफ़ी वेलर होते थे, यानी बहुत बहादुर होते थे, उनमें बहुत लॉयल्टी थी,
वफादारी, और उनमें कई सारी क्वालिटीज़ थी जो कि कवियों ने बताई हैं। अदर ग्रुप ऑफ पीपल सच एज मराठा, सिख एंड जाट, अहोम्स एंड कयास्थास, a caste of scribes and secretaries, also used the opportunities of age to become politically important. राजपूतों की तरह मराठों ने, सिख, जाट और कयास्थास और आहूम ने भी इस समय का सही इस्तेमाल करके अपने आप को पॉलिटिकली, राजनीतिक रूप से काफ़ी इम्पोर्टेंट बना लिया था। Throughout this period, there was a gradual clearing of forests and extension of agriculture, a change faster and more complete in some areas other than in others. इसी पीरियड के दौरान कई फॉरेस्ट को क्लियर किया गया, काटे गए, और एग्रीकल्चर को एक्सटेंड किया गया, फैलाया गया। कुछ एरियाज पे फॉरेस्ट को पूरी तरह से क्लियर किया जाता था, तो कहीं पर कम क्लियर किया जाता था। चेंजेस इन देयर हैबिटेट फोर्स मेनी फॉरेस्ट ड्वेलर्स टू माइग्रेट। और फॉरेस्ट, क्योंकि ऐसे कई लोग होते थे जो फॉरेस्ट में रहते थे, उनका नेचुरल हैबिटेट था, तो जब ये क्लियर किया गया, साफ किया गया, तो जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स होते थे, यानी जो जंगलों में रहते थे, उन लोगों को माइग्रेट करना पड़ा, अपनी जगह से पलायन करना पड़ा। अदर्स स्टार्टेड टिलिंग द लैंड एंड बिकम पीजेंट्स। कुछ फॉरेस्ट ड्वेलर्स ने लैंड का यूज़ करके एग्रीकल्चरिंग स्टार्ट कर दी वहाँ पे। Those new peasant groups gradually become to be influenced by regional markets, chieftain, priests, monasteries, and temples. They become part large of complex societies and were required to pay taxes and offer goods and services to local lords. उन्हीं में से कुछ peasants, किसानों ने रीजनल मार्केट, चेफनेंस, प्रीस्ट, मोनास्ट्रीज और टेम्पल्स के से इन्फ्लुएंस होकर, यानी उनका असर इन लोगों पर हुआ, और ये एक कॉम्प्लेक्स सोसाइटी के पार्ट बन गए। टैक्स देने लगे और गुड्स को ऑफर करने लगे, और लोकल लॉर्ड्स को सर्विस भी देने लगे। लोकल लॉर्ड्स यानी वहाँ के, उस इलाके के, उस एरिया के राजा, उनको ये सब चीज़ें देने लगे। एज अ रिजल्ट सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक एंड सोशल डिफरेंसेस इमर्ज अमंग पीजेंट्स। इसी से जो सारे किसानों के बीच में आर्थिक और सोशल, यानी सामाजिक विषमताएं, डिफरेंसेस आने लगी। Some possessed more productive land, others also kept cattle, and some combined artisan work with agriculture activity during the lean season. कुछ लोगों के पास काफ़ी जगह होती थी, कुछ किसानों के पास, तो कुछ के पास मवेशी ज़्यादा होते थे, कैटल ज़्यादा होते थे, गाय, भैंस, बकरियाँ। तो कुछ लोग अपने आर्ट का काम भी एग्रीकल्चर के साथ करते थे। एज सोसाइटी बिकम मोर डिफरेंशिएटेड, पीपल वर ग्रुप्ड इनटू जातीज और सबकास्ट। जब सोसाइटी अलग अलग, मतलब कई डिफरेंट तरीके के लोग और ऑक्यूपेशन हो गए, तो इन्हीं लोगों को जातीज में या सब कास्ट में बांट दिया गया, उनकी रैंक कर दी गई बैकग्राउंड में। ये रैंक किसके बेसिस पे दी गई थी? ऑक्यूपेशन के बेसिस पे। रैंक्स वर नॉट फिक्स परमानेंटली एंड वेरिड अकॉर्डिंग टू द पावर, इन्फ्लुएंस एंड रिसोर्सेज कंट्रोल्ड बाय द मेंबर्स ऑफ द जाति। ये रैंक भी परमानेंट नहीं होती थी, और ये किस पर डिपेंड करती थी? उसके पावर पे, उसके असर पे, यानी उसके इन्फ्लुएंस पे, और उसके रिसोर्सेज पे। द स्टेटस ऑफ द सेम जाति कुड वेरी फ्रॉम एरिया टू एरिया। और ऐसा भी होता था कि किसी एरिया में कोई जाति ज़्यादा मजबूत होती थी, तो कहीं दूसरे एरिया में कोई और, क्योंकि जाति किस पर डिपेंड करती थी? पावर पे, इन्फ्लुएंस पे और रिसोर्सेज पे, और अलग अलग एरियाओं में ये चीज़ें अलग अलग होती हैं। जातीज फ्रेम देयर ओन रूल्स एंड रेगुलेशंस टू मैनेज द कंडक्ट ऑफ देयर मेंबर्स। इसलिए जाति ने, जो जातीज होती थी, ग्रुप ऑफ पीपल होते थे, उन्होंने अपने खुद के रूल्स और रेगुलेशंस बना दिए। These regulations were enforced by an assembly of elders, describe some areas as a जाति पंचायत। और ये सारे जो रूल्स और रेगुलेशंस होते थे, ये लोगों को बताया जाता था कि आपको फॉलो करना पड़ेगा। और ये कौन लोग इन्फोर्स करवाते थे? ये कुछ ऐसे एल्डर्स होते थे, यानी उम्र में बड़े लोग, जो कि जाति पंचायत के नाम से डिस्क्राइब किए गए हैं। बट जातीज वर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू फॉलो द रूल्स ऑफ द विलेज। लाइक जातीज को विलेज के, यानी गांव के जो रूल्स होते थे, नियम, उन्हें भी मानना पड़ता था। सेवरल विलेजेस वर गवर्न बाय द चिफ्टन, टुगेदर दे आर ओनली वन स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ स्टेट। कई सारे विलेजेस को कौन गवर्न करता था? चिफ्टन। रीजन एंड एम्पायर। लार्ज स्टेट्स लाइक दोज ऑफ द चोलास, तुगलक्स और मुगल्स encompassed many regions। यानी बड़ी राज्य जैसे चोला के, तुगलक और मुगल्स के राज्यों में बहुत सारे रीजन्स हुआ करते थे।
इनकम्पास्ड का मतलब शामिल होना, यानी इनके स्टेट्स में, राज्य में बहुत सारे रीजन्स शामिल हुए थे। आ संस्कृत प्रशस्ति, for an example of Prashasti praising the Delhi Sultan Ghiyasuddin Balban, explained that he was a ruler of the vast empire that stretched from Bengal, Gauda in the east to Gajana in Afghanistan in the west, and included all the South India Dravida. People of different regions, Gauda, Andhra, Kerala, Karnataka, Maharashtra, and Gujarat apparently fled before his armies. एक संस्कृत प्रशस्ति में लिखा हुआ है कि दिल्ली सुल्तान गयासुद्दीन बलबान एक बहुत बड़े साम्राज्य का राजा था। उसका साम्राज्य पूर्व में बंगाल के गौड़ा से लेकर पश्चिम में गजना अफगानिस्तान तक फैला हुआ था, और उसमें दक्षिण के राज्य भी आते थे। पीपल ऑफ डिफरेंट रीजन्स, और अलग अलग जगहों के लोग, जैसे गौड़ा, आंध्र, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात के जो लोग थे, और गौड़ा, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात जैसी जगहों के लोग उसकी सेना को देखकर भाग खड़े होते थे। Historians regard these as exaggerated claims of conquest. At the same time, they try to understand why rulers kept claiming to have control over different parts of the subcontinent. इतिहासकारों को ये बड़ा चढ़ाकर बताया लगता है। एग्जेगरेटेड मतलब बड़ा चढ़ाकर बताना। उनको लगता है कि ये चीज़ें बड़ा चढ़ाकर बताई गई हैं, पर साथ ही सही सेम समय पर वो ये भी सोचते हैं कि ये राजा और रूलर्स ऐसा क्यों क्लेम करते थे कि वो ज़्यादा बड़े सब कॉन्टिनेंट पर उनका कंट्रोल था। By 700, many regions already possessed a distinct geographical dimensions and their own language and cultural characteristics. यानी 700 तक कई सारी रीजन्स में पहले से ही जोग्राफिकल डायमेंशन और अपनी अपनी भाषा और कल्चर के रीजन्स थे। इनके बारे में आप क्लास 9th की बुक में पढ़ेंगे। They were also associated with specific ruling dynasties, और इन सभी रीजन्स में अलग अलग डायनेस्टीज भी थी। इन सभी डायनेस्टीज के बीच में कन्फ्लिक्ट भी थे, यानी विवाद भी हुआ करते थे। Occasionally, like the Cholas, Khaljis, Tughlaq और Mughals were able to build an empire that was pan-regional, spanning diverse region. चोलास, खलजीस, तुगलक और मुगल्स ऐसे साम्राज्य थे जिन्होंने एक ऐसा साम्राज्य बनाया था जो कि पैन रीजनल था, स्पैन यानी काफ़ी डाइवर्स रीजन पे फैला हुआ था। नॉट ऑल दीज एम्पायर्स आर इक्वली स्टेबल और सक्सेसफुल, लेकिन सभी एम्पायर, सभी साम्राज्य इतने ज़्यादा सफल नहीं थे। कंपेयर फॉर एग्जाम्पल टेबल 1 इन चैप्टर 3 and 4। अगर हम चैप्टर 3 और चैप्टर 4 की कुछ टेबल्स को कंपेयर करेंगे तो हमें पता चलेगा कि खलजी और मुगल डायनेस्टीज के रूल का जो ड्यूरेशन है कि कितने कितने साल किसने रूल किया, ये अलग अलग मिलेगा आपको। व्हेन मुगल एम्पायर डिक्लाइंड इन द 18th century, जब 18वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य का पतन होने लगा, यानी डिक्लाइन होने लगी, खत्म होने लगे, तो इससे जो क्षेत्रीय स्टेट्स थे, यानी क्षेत्रीय राज जो अलग अलग क्षेत्रों में रूलर्स थे, वो फिर से इमर्ज होने लगे। बट years of imperial pan-regional rule had altered the character of the regions. Across most of the subcontinent, the regions were left with the legacies of big and small states that had ruled over them. पर कई सालों तक एक शाही रूल के अंडर में रहने से इन रीजन्स का कैरेक्टर ही बदल गया था। ज़्यादातर सब कॉन्टिनेंट या रीजन में कुछ विरासतें छोड़ दी गई थी, छोटे और बड़े स्टेट्स की, जिन्होंने उस जगह को रूल किया था। जैसे मुगल्स ने इसके पहले रूल किया था, तो मुगल्स की जो विरासतें थी वो वहाँ पर छूट गई थी। This was apparent in the emergence of many distinct and shared traditions in the realms of governance. इसीलिए इसके बाद जो ट्रेडिशंस हुए, यानी जो परंपराएं हुई, वो मिक्स परंपराएं थी।
कुछ ऐसी जो पहले रूलर से मैच करती थी, तो कुछ ऐसी जो कि न्यू रूलर से मैच करती थी। यानी जो ट्रेडिशंस हुए वो मिक्स होने लगे। ये जो मिक्सिंग थी, ये सिर्फ ट्रेडिशन में ही नहीं बल्कि इकोनॉमी के मैनेजमेंट में, सुपीरियर कल्चर में और लैंग्वेज में भी देखने को मिला। इलाइट का मतलब होता है एक ग्रुप जो कि सुपीरियर स्टेटस रखता है। Through the 1,000 years between 700 and say 1750, the character of the different regions did not grow in isolations. यानी 700 से लेकर 1750 तक अलग अलग जगहों पे लोग अकेले में नहीं रहे। आइसोलेशन में उनका ग्रोथ नहीं हुआ। आइसोलेशन का मतलब होता है मतलब वो किसी से सेपरेट नहीं रहे, अलोन नहीं रहे, बल्कि किसी के साथ में थे। These regions felt the impact of larger pan-regional forces of integration without ever quite losing their distinctness. इस टाइम पीरियड में ये कई सारे बड़े बड़े रीजनल फोर्सेस के अंडर में रहे ये रीजन्स, फिर भी इन्होंने कभी भी अपनी जो विषमता है, यानी एक चीज़ जो इन्हें सबसे अलग करती है, वो कभी नहीं खोई। यह हमारा चैप्टर 1 का पार्ट 2 कंप्लीट होता है। पार्ट 3 की लिंक अपलोड होते ही मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हो। ये रही इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स की लिस्ट, आप इसको लर्न कर सकते हो। अगर आपको हमारी वीडियो और हमारा कंटेंट पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें।